हेलो गाइस, दिस इज मनीष कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एफटीपी क्विक इंग्लिश पर। हम पढ़ रहे थे द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ए ग्लोबल विलेज, और इसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में टॉपिक 2 से लेके 2.4 तक कवर कर लिए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में सबसे पहले बता रहा है कि जो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है वो बोलते हैं कि जो पीरियड है ह्यूमन सोशल चेंज का वो रिलेट करता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इसमें आगे बताता है कि जो ह्यूमन का जो चेंज होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो चेंज हुए हैं वो बहुत लंबे समय के बाद होते हैं, क्योंकि वो इवोल्यूशनरी चेंज होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन में है वो जो चेंज है वो बहुत फास्ट तरीके से हुआ है। बट चेंज इन कम्युनिकेशन वी हैव सीन कैन अकर वेरी रैपिडली विद इन ए सिंगल लाइफ टाइम। मतलब एक सिंगल लाइफ टाइम में हमने इतना बड़ा कम्युनिकेशन में चेंज देख लिया है। फिर आगे बताता है कि जो ये कम्युनिकेशन में चेंज आया है इसने जो सोशल चेंज भी लाया है बहुत ज़्यादा, और टाइप ऑफ लर्निंग भी बदल दिया है। और इसने परसेप्शन ऑफ नोशन, मतलब कि धारणा, सोसाइटी, फैमिली और वैल्यूज की जो धारणाएं होती हैं, जो परसेप्शन होता है उनका, वो बदल दिया है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया, लेट अस टेक वन एग्जांपल, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मेड पॉसिबल ए ट्रांजिशन फ्रॉम ओरल टू लिटरेट सोसाइटी। मतलब जो प्रिंटिंग का जो इन्वेंशन हुआ था उसने ही जो लिटरेट सोसाइटी बनाई थी। लिटरेट मतलब कि पढ़ी लिखी, इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो जो पहले के लोग थे वो लिखते नहीं थे तो उनको इलिटरेट ही माना जाता था, वो ओरली किसी चीज़ को याद करते थे। तो जो प्रिंटिंग आई है, प्रिंटिंग प्रेस जो स्टार्ट हुआ है, उसी के बाद से जो लोगों का लिटरेट बोलना शुरू किया गया है, या तभी से लोग लिटरेट कहा गया है। बोला कि जो पहले के लोग थे उन सभी को इलिटरेट माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सभी को पढ़ना और लिखना नहीं आता है। क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज थी, जैसे कि पेन और कॉपी जो हमको इजीली अब अवेलेबल हो जाता है, वो वहाँ पर उस टाइम पर नहीं होते थे। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। जो बुक्स थी वो हैंड रिटन थी और हाथों से ही उनको एक्सप्लेन किया जाता था, और बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते थे क्योंकि उनकी कोई सस्ती कॉपी नहीं होती थी। मतलब उनकी कोई सस्ती नकल या दूसरे टाइप की कोई बुक उनकी तरह नहीं होती थी। फिर आगे बताता है कि जो ये प्रिंटिंग है, जिसने मतलब ये जो राइटिंग है और रीडिंग है उसको इन्हांस किया, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद ही हमको बुक्स उपलब्ध हुई हैं और उन्हीं के जरिए हमने ये सब सीखा है, पढ़ना लिखना। फिर आगे बताता है जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जो पहले के समय में ओरल हुआ करता था, यहाँ पर मतलब टीचर सामने बैठता था और स्टूडेंट भी सामने बैठते थे, तो आमने सामने बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो उस समय जो डिस्टेंस एजुकेशन है, यानी कि जब हम ओपन से कोई कोर्स करते हैं, जैसे कि हम इग्नू में अभी भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को जो लोगों ने सोचा ही नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज ही नहीं थी। वहीं से ये गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई थी। फिर बोलता है कि हम जो दोबारा से ओरल एजुकेशन पे जा सकते हैं, मतलब कि सिर्फ सुन के ही एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इसको डिस्टेंस एजुकेशन भी हम बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया दैट कैरी स्पोकन वर्ड्स अक्रॉस डिस्टेंसेस, रेडियो एंड टेलीविजन। मतलब जो रेडियो और टेलीविजन है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो भी उस पर इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हम कहीं पे भी दूर किसी भी जगह पर बैठे हों तो भी हम उसको सुन पाते हैं। फिर आगे बताता है जब एजुकेशन जो थी वो ओरल थी, तो वहाँ पर जो मेमोरी थी, मेमोरी पावर जो लोगों की होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी, और उनकी स्पीच स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। क्योंकि अगर किसी ने कोई चीज़ गलत बोलती तो उसका कुछ गलत मतलब भी निकाला जा सकता था। बोला कि बस खाली उस टाइम पे मेमोरी, यानी कि हमारी याददाश्त थी, एक तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसने जो था इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि उस समय में बुक्स, ऑडियो और वीडियोस वहाँ पर नहीं थी। फिर बोला कि बोथ ए ग्रामर ऑफ संस्कृत, मतलब कि जो पारिणी थी, जो ग्रामर ऑफ संस्कृत है, और डिक्शनरी ऑफ संस्कृत, अमरकोश, ये जो दोनों बुक्स थी, ये दोनों जो ग्रंथ थे, वो भी ये ओरल फॉर्म में ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर बोला कि इसीलिए जो उस टाइम पे था वो मेमोरी लोगों की इतनी शार्प होती थी, क्योंकि अगर वो कुछ गलत बोल देंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरी जनरेशन में। फिर बोला है कि स्पीच का भी एक बहुत अच्छा रोल होता था, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन किसी ने गलत बोल दी तो वो इन्फॉर्मेशन आगे गलत ट्रांसपोर्ट ही रहेगी। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता था कि जो वर्ड्स को है वो अच्छे से रिसाइट करना है, जो भी आप अच्छे से और
मतलब अच्छी तरीके से जानता हूँ। फिर बोला तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोराइजेशन है, वो एजुकेशन में वो डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास हम जो है वो बुक्स पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, हमारे कैलकुलेशन करनी होती है तो हम कैलकुलेटर्स का यूज़ कर लेते हैं, सेल फोन है हमारे पास, और हमारे पास इंफॉर्मेशन और फैक्ट या फिगर या फोन नंबर या कोई भी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास साधन है वो उपलब्ध होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो इंक्रीज करती रहेगी। फिर आगे बोलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब कि जो चेंज आया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और ये जो ग्रोथ हुई है बस खाली पिछले हाफ सेंचुरी में ही बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि अगर आप 100 साल पहले के समय में चले जाए जहाँ पर ना तो एरोप्लेन है और ना ही टेलीफोन है। तो टेलीफोन अगर है भी तो बहुत कम है और बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है। बोल रहा है कि अगर आप किसी समुद्री यात्रा पर जाओ, जैसे कि पहले के लोग जाया करते थे साउथ पैसिफिक और अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, और टच जो है मतलब कि कनेक्शन जो है लोगों के बीच का वो लूज कर देते थे यानी कि खो देते थे। उनके पास कोई फ़ोन नहीं होता था किसी से बात करने के लिए, ना तो वो चिट्ठी भेज सकते थे ना कुछ। फिर बोला है कि ये तो बहुत डिफरेंट टाइम था, लेकिन आज जो है वो डिफरेंट कंटिनेंट से जो लोग हैं वो भी आपस में एक दूसरे कनेक्टेड रहते हैं। वेब कैम्स होते हैं, कैमरा होते हैं हमारे पास, हम एक दूसरे से वर्चुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर बोला है कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बस खाली हमारे पर्सनल के लिए नहीं है, फैमिली रिलेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जो सन है या डॉटर है वो अपने पेरेंट बात कर सकते हैं, स्पाउस जो है वो आपस में बात कर सकते हैं। बिजनेस रीजन्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। और फिर बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो इसमें एक अलग ही एक वर्क फील्ड तैयार कर ली गई है। फिर ये डेविड ग्रेडोल हैं, वो बताते हैं, इनकी एक बुक थी द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, पेज नंबर 31 पे उन्होंने लिखा है कि जो कॉस्ट होती थी पहले जो कम्युनिकेशन के जो हमारे पास साधन होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। बोलते हैं कि जो पहला जो टेलीफोन था उस पर जो 1956 में था वो बस खाली 36 साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन नहीं कर सकता था, मतलब एक साथ वो जो ट्रांसएटलांटिक टेलीफोनिक केबल्स थी, मतलब कि जो केबल्स होती हैं उससे अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं तो बस खाली 36 जो साइमल्टेनियस कॉल्स होंगी वही हो पाएंगे। लेकिन अब की जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसमें हम 6 लाख तक, मतलब कि जो 6 लाख तक लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इतना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो गया है। बोला है कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज देयरफॉर मूव्ड टुवर्ड्स ए कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरफ मूव कर लिया है उसने, और इंटरनेट की शेप में। बोला कि एक पर्सनल कंप्यूटर एक जो पीसी है वो दूसरे पीसी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है बिना किसी गेटकीपर के। फिर यहाँ पर एक सिनेरियो बताया गया है, एक सिचुएशन बताई गई है जहाँ पर पहले के टाइम का जो एक सिचुएशन बताई गई है जहाँ पर अगर हमको पहले फ़ोन करना होता था किसी अपने रिलेटिव को या किसी भी फ्रेंड को, सबसे पहले हम जाते थे किसी ऑपरेटर के पास, उससे हम किसी को फ़ोन मिलाने के बोलते थे। तो वो जो ऑपरेटर होता था पहला जिसके बाद हम गए हैं वो दूसरा ऑपरेटर को फ़ोन करता था। फिर वो जो दूसरा ऑपरेटर था उस एरिया का वो बताता था कि उसके एरिया में जो कोई भी, मतलब कि जो मेरा फ्रेंड है उसके एरिया में जो रहता है वो उससे मैं बात कराना चाहता हूँ। तो पहले ये दोनों ऑपरेटर्स आपस में बात करते थे, फिर उसके बाद मैं और अपने दोस्त से बात करता था। तो ऐसे करके ये जो ऑपरेटर्स का जो खेल था वो भी आज की टेक्नोलॉजी में एकदम एलिमिनेट हो गया है। अगर आज हम कुछ चीज़ें बात करनी होती तो हम सीधा उसका फ़ोन नंबर डायल करते हैं और डायरेक्टली उससे बात कर लेते हैं। फिर ये एक आगे एक्टिविटी है जिसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज। इसमें बता रहा है कि जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज है जो हम SMS करते हैं उसमें जो रिटर्न इंग्लिश है उसका मतलब शेप चेंज कर दिया है। ये बोल रहा है कि जो मीडियम होता है वो हमेशा ही मैसेज के शेप को चेंज कर देता है। बोला है कि जो राइटिंग सिस्टम है वो शुरू हुआ क्योंकि हमको कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी और हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था। फिर बोला है कि इसीलिए हम जो SMS की स्ट्रैटेजीज होती हैं वो स्टोरी ऑफ राइटिंग से कुछ हम सिमिलर समझते हैं उसको। बोला कि जो पहले की जो राइटिंग सिस्टम था तो पहले का वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव था, मतलब कि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। तो पहले के लोग जो लिखते थे तो जिस पर वो लिखते थे और जिससे वो लिखते थे वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, तो इसलिए वो बहुत कम लिखते थे। तो वही हम एक SMS के तौर पर देख सकते हैं कि आज हम जब भी मैसेज लिखते हैं तो हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं,
तो ये कुछ कुछ उससे रिलेट करता है पहले की कहानी। बोला कि जो सेमेटिक लैंग्वेजेस थी उसमें जो वोवल्स को थे वो रिमूव कर दिया जाता था, और आज हम एसएमएस में भी वैसे ही करते हैं, हम वोवल्स को रिमूव कर देते हैं और वर्ड्स को लिख देते हैं ताकि हम मैसेज को जल्दी भेज पाएँ और कम शब्दों में भेज पाएँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ को हम PLS लिख देते हैं, बैग को BK लिख देते हैं, सैंड को SND लिख देते हैं, ई इसमें वोवल रिमूव कर देते हैं। फिर बोल रहा है कि जो अल्फ़ाबेट से पहले जो थे हमने जो हर एक साउंड को एक सिंबल से एक यूनिक सिंबल दे रखा था, मतलब कि दैट इज देयर इज अप्रोक्सीमेटली वन स्पेलिंग फॉर ईच साउंड, मतलब कि हर साउंड के लिए एक अलग स्पेलिंग होती थी। फिर वो आगे बताता है कि एक रिवर्स राइटिंग थी जिसमें जो होमोफोनी लैंग्वेज में यूज़ हुई थी, जिसमें होमोफोन्स यूज हुए थे जिनका साउंड कुछ सिमिलर होता था लेकिन जो मीनिंग था वो डिफरेंट होता था। जैसा कि आज हम देखते हैं कि सन और सन एक जैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है। ऐसे ये कुछ एग्जांपल होमोफोन्स के दे रखे हैं। फिर बोला कि जो सुमेरियंस थे जिन्होंने इन्वेंट किया राइटिंग को, उन्होंने एक एरो यूज किया एक वर्ड के लिए जिसको प्रोनाउंस करते थे टी, टू डिनोट ए वर्ड TI विद द सेम साउंड बट ए डिफरेंट मीनिंग, मतलब कि साउंड तो उसका सेम था लेकिन डिफरेंट मीनिंग था इसका। तो बोला कि ऐसे ही हम जो टू होता है वो इस टू के लिए यूज कर लेते हैं और बिफोर के लिए हम PE4 लिख देते हैं, तो इसी को हम रिवर्स राइटिंग बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि SMS मैसेंजर है, जो SMS हम करते हैं उसका लिए एक जो पहले की जो हम कह सकते थे पहले का एक तरीका था मैसेज करने का, हम उसी में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये वही है जो पहले के लोगों ने यूज़ किया था। फिर आगे बताता है कि जो लिंग्विस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो हर जनरेशन है वो अपनी लैंग्वेज को री इन्वेंट करती है, लेकिन जो अडल्ट होते हैं वो बस खाली ये सोचते हैं कि जो हमने उनको सिखाया वो वही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आज का चैप्टर खत्म हुआ, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन अ ग्लोबल विलेज, और टेंटेटिव डेट शीट भी आ गई है दिसंबर के एग्जाम्स की, और मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर तक इस पूरी बुक को कंप्लीट कर दूँ ताकि आप सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।